हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। माई सेल्फ पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आखिरकार ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, क्या इसके एग्जाम्पल हैं, एफडी क्या इसका एग्जाम्पल होता है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे कि सेक्शन नंबर 13, 5, 4, 6 एंड 15 के बारे में हमें डिस्कशन करना है और एग्जाम्पल भी देखने हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। रिसेंटली जो बैंकिंग एग्जाम हुए थे एसबीआई का स्पेशली, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड मनी मार्केट से, और ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो बहुत अच्छे से वीडियो को समझिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बेसिकली नेगोशिएबल। तो आप लोग ने कभी ना कभी नेगोशिएशन किया होगा, मतलब मोल भाव, कि हम शॉपकीपर के पास गए हैं और 20 रुपए किलो अगर आलू है तो हम बोल रहे हैं नहीं 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 भैया, हम तो 15 रुपए ही देंगे। तो आपने मनी को लेकर कभी ना कभी मोल भाव किया होगा, नेगोशिएशन किया ही होगा। तो जब पर्सन टू पर्सन नेगोशिएशन होता है तो वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वन पर्सन से दूसरे पर्सन पर आप मालिकाना हक या फिर ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसा समझिए, दो पर्सन है, एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है। कुछ समय पहले बी ने उधार लिया था, बी ने लोन लिया था ए से। कितना लोन लिया था? 1 लाख रुपए लोन लिए थे। और अब ए आ गया है कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, तू मेरा पैसा लौटा दे। तो बी कह रहा है यार भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कहाँ से पैसा दे दूं? तो ए कहता है नहीं नहीं भाई मेरे को तो पैसा चाहिए ही चाहिए है। तो यहाँ पर बी क्या कहेगा? बी ने कहा कि यार एक काम करते हैं, अभी मेरे पास कैश तो नहीं है पर एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरी 1 लाख रुपए की एफडी है, तो मैं एक काम करो मेरी 1 लाख रुपए की एफडी ले लो और एसबीआई जाके इसको इनकैश करा लो। ए बड़ा खुश हो गया। ए पहुंचा एसबीआई के पास और एसबीआई से बोला ये एफडी है, इसको इनकैश कर दो। एसबीआई ने भगा दिया कि एफडी जो आप लेकर आए हो, एफडी का ओनरशिप जो है वो बी है। ओनरशिप किसके पास है? बी के पास है, तो आप इसको इनकैश नहीं करा सकते। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो ओनरशिप है या मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। मतलब आपकी एफडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वापस ए पहुंचता है बी के पास, भाई यार तुम तो क्या करते हो, एफडी दे दी तुमने, वो तो इनकैश होती नहीं है। तो बी कहता है रुको रुको रुको, अपनी चेकबुक निकालता है और 1 लाख रुपए का चेक, 1 लाख रुपए का चेक बी को दे देता, बी ए को दे देता है। अब ए वापस जाता है एसबीआई के पास और इनकैश करा लेता है, मतलब 1 लाख रुपए आपने विथड्रॉ करा लिए अकाउंट से। क्लियर है? तो यहाँ पर बेसिकली बी ने इस चेक के जरिए ओनरशिप ए को ट्रांसफर की। तो चेक क्या हो जाएगा आपका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। क्लियर हुआ? तो एफडी इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बट चेक इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इज दैट क्लियर? रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो वीडियो में तो आपको आंसर पता चल ही जाएगा। पूछा क्या था? कमर्शियल पेपर क्या है? ठीक है, कमर्शियल पेपर क्या है, ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। कमर्शियल पेपर बिल ऑफ एक्सचेंज है, कमर्शियल पेपर एक प्रॉमिसरी नोट है, या 2-3 और एग्जाम्पल दिए हुए थे। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, तब तक हम आगे अपनी बातें करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिलती। अगर आप इस एक्ट पे जाते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन नंबर 13 में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। तो 3 एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। कहां पर मिला ये? सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जहां पर आपको 3 एग्जांपल मिले, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। इज दैट क्लियर? तो यहां पर एक बार हम टेक्निकल डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन अ सिंपल टर्म refer to the document that guarantee payment of specific amount from one party to another party। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट में जो पेमेंट है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में क्या होगी? ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली बात, इजी होता है ट्रांसफर करना, वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर कर सकते हैं मनी को। राइट टू पेमेंट, जिस पर्सन के पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसे होगा राइट टू क्लेम द पेमेंट। जैसे कि ए के पास चेक था तो वो एसबीआई के पास गया, उसने पेमेंट को क्लेम किया, एसबीआई ने ए को पैसा दे दिया, सिंपल।
अनकंडीशनल पेमेंट, ऐसा नहीं है कि आप बैंक के पास चेक लेके पहुंचे या आप किसी पर्सन के पास चेक लेकर पहुंचे तो वो बोले नहीं यार बहन की शादी है, बैंक ने बोला कि नहीं यार आज मन नहीं है नहीं दे रहे पैसे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अकाउंट में पैसे खत्म हो गए, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। अनकंडीशनल पेमेंट की बात यहाँ पर की गई है, तो ये आपके कहलाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? सम कॉमन एग्जाम्पल हमने देख लिए, चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें तो इस एक्ट में आपको टोटल 17 चैप्टर्स मिलते हैं एंड 142 सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हमको ये सारे के सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने, 13 पढ़ना है, 4, 5, 6, 9 एंड 15। ये कुछ सेक्शंस है जिनको आपको याद रखना है। क्या लिखा है इनमें एक एक करके हम समझेंगे। 13 आपने देख लिया है, 13 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो एक्ट है वो 1881 का है, ब्रिटिश एरा के समय इस एक्ट को लाया गया था। अब तो कंडीशन हमारी कंट्री की अलग है, तो समय समय पे इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं और सबसे जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2018 में हुआ था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसको पास किया गया था। बेसिकली जो डिले ऑफ पेमेंट एंड डिले ऑफ चेक पेमेंट में जो इश्यूज आ रहे थे एंड डिसऑनरिंग द चेक, ये जो मामला था इसके लिए इस अमेंडमेंट को किया गया था। ठीक है, ओके, तो ये बातें हमने यहाँ पे सीख ली हैं। डन, सेक्शन नंबर 13 इज डन। 3 काइंड के यहाँ पे 3 टाइप के आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे। प्रॉमिसरी नोट आपको सेक्शन नंबर 4 में मिलेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5 में एंड चेक्स आपको सेक्शन नंबर 6 में देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके पास 4 सेक्शन रेडी है। 13 में एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, 4 में आपको क्या मिलेगा, प्रॉमिसरी नोट, 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज एंड 6 में आपको मिलेगा चेक्स। और ये तीनों ही एग्जाम्पल है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट क्या होता है वो हम सीख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉमिसरी नोट। टेक्निकल बातें थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम नॉर्मल बातें यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब 2 पर्सन ले लेते हैं हम, एक पर्सन है राम और दूसरा पर्सन ले लिया हमने श्याम। 2 व्यक्ति हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब श्याम को पैसे की जरूरत है, श्याम को पैसा चाहिए, तो वो अपने दोस्त के पास ही जाएगा। पैसा मांगने कहाँ जाते हैं, दोस्त के पास जाते हैं। गया और श्याम ने बोला राम से कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए है, मैं 1 साल के अंदर तुम्हें ये रिटर्न कर दूंगा और तुमको 6% इंटरेस्ट भी दे दूंगा, तुम बस मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो राम ने बोला ठीक है भाई, मैं तुमको पैसा दे देता हूँ, लेकिन कोई गारंटी तो दो। तो श्याम कहता है मम्मी कसम हम लौटा देंगे। राम कहता है नहीं यार कसम नहीं चाहिए, आप तो कुछ रिटर्न में दो। तो अब क्या करेगा, श्याम जाएगा और एक स्टैम्प पेपर लेकर आएगा और स्टैम्प पेपर में एक प्रॉमिस करेगा। क्या कर रहा है श्याम, एक प्रॉमिस कर रहा है। प्रॉमिस क्या कर रहा है कि मैं राम से 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, 1 ईयर के अंदर 6% इंटरेस्ट के साथ मैं इसे रिटर्न कर दूंगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, क्योंकि इसमें आपने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें आपने प्रॉमिस किया है कि आप पैसा लौटा देंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका प्रॉमिसरी नोट। तैयार किसने करवाया है, श्याम ने। तो श्याम को हम क्या कहेंगे, मेकर कहेंगे। श्याम को क्या कहेंगे हम, मेकर, क्योंकि उसने इस प्रॉमिसरी नोट को तैयार किया है। और साइन भी कौन करेगा यहाँ पर, मेकर। साइन कौन करता है, मेकर, मतलब श्याम यहाँ पर साइन करेगा इस प्रॉमिसरी नोट पे। तो प्रॉमिसरी नोट पे किसके साइन होते हैं, मेकर के साइन होते हैं। मेकर को हम ड्रॉअर भी कहते हैं, मेकर को हम ड्रॉअर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉमिसिंग नोट लेकर श्याम पहुंचेगा राम के पास और राम क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। राम क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, 1 लाख रुपए दे देगा। तो राम को हम क्या बोलेंगे, तो राम को हम बोलेंगे पेई, या हम इसको क्रेडिटर भी बोलते हैं, क्रेडिटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर, तो राम क्या हो गया, पेई हो गया, श्याम क्या हो गया, मेकर हो गया, और ये क्या हो गया आपका प्रॉमिसिंग नोट। तो कुछ बेसिक बातें हमें समझ में आई कि प्रॉमिसिंग नोट एक इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ओरल है कि रिटर्न है, आंसर है रिटर्न। आंसर क्या हो जाएगा, रिटर्न। ठीक है, तो प्रॉमिसिंग नोट एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है। इसके लिए स्टैम्प की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें आपको फिक्स टाइम और फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स टाइम एंड फिक्स्ड अमाउंट मेंशन करना होता है कि कितने समय में आप कितना पैसा आपने लिया है जो आप रिटर्न कर देंगे। इसमें पेई और ड्रॉअर के नाम होते हैं एंड ड्रॉअर का साइन भी इस इंस्ट्रूमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ इतनी चीजें, तो ये कहलाता है प्रॉमिसिंग नोट। लिखा हुआ है डेफिनेशन, अ प्रॉमिसिंग नोट इज अ रिटर्न प्रॉमिस टू पे मनी।
द पर्सन हु ओज द मनी साइन दिस नोट एंड द पर्सन हु विल रिसीव द मनी इज कॉल्ड द पेई ऑफ अ क्रेडिटर। डन इतनी चीजें। आप चाहो तो एक टेम्पलेट भी देख सकते हो कि कैसा दिखाई देता है प्रॉमिसरी नोट। देखिए अमाउंट कितना पे कर रहे हैं XYZ कंपनी को, डेट, प्लेस, ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं। डन, ये कहलाता है प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट में आपने देखा दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक है मेकर और दूसरा है पेई। मेकर इज द पर्सन हु राइट अ प्रॉमिसरी नोट, जिसने प्रॉमिसरी नोट को डिजाइन किया है और जिसमें अपने साइन भी किए हैं, वो आपका मेकर है। तो मेकर कौन था? श्याम मेकर था, ठीक है। मेकर को हम ड्रॉअर भी कहते हैं और मेकर को हम डेप्टर भी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसने मनी को उधार लिया है, लोन लिया है। पेई कौन है? पेई वो पर्सन है जिसके पास अभी प्रॉमिसरी नोट गया है जिसमें लिखा हुआ है कि ये श्याम 1,00,000 रुपए 1 साल बाद 6% इंटरेस्ट पे हमें रिटर्न कर देगा। तो पेई को हम क्रेडिटर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये अपना पैसा दे रहा है। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं प्रॉमिसिंग नोट में, वन इज मेकर, सेकेंड इज पेई। आइए अब हम कुछ रियल एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट का जो रियल एग्जाम्पल है वो है कमर्शियल पेपर, ठीक है। अब कमर्शियल पेपर को पहले समझ लेते हैं, फिर पूरी कहानी को देखेंगे। कमर्शियल पेपर को समझने के लिए चलिए हम दो कंपनी लेते हैं। एक कंपनी है टाटा ग्रुप और दूसरी कंपनी का नाम है अडानी ग्रुप, ठीक है, ओके। मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट चल रहा था टाटा ग्रुप को और टाटा ग्रुप को थोड़ा सा मनी का शॉर्टेज हो गया। टाटा ग्रुप को जरूरत है 50 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ रुपीस की जरूरत है। तो टाटा ग्रुप पहुंचा अडानी के पास और बोला यार एक प्रोजेक्ट मेरा चल रहा था, पैसों की थोड़ी शॉर्टेज आ गई, तो मैं एक काम करो 50 करोड़ रुपए मुझे दे दो, 50 करोड़ रुपीस तो मुझे दे दो, मैं 1 ईयर के बाद तुमको 6% इंटरेस्ट पे ये लौटा दूंगा और मैं तुम्हें ये प्रॉमिसरी नोट पर लिख कर देता हूँ, मतलब स्टैम्प पे लिख कर देता हूँ। तो अडानी ने बोला ओके भाई ठीक है, तुम ले लो 50 करोड़ रुपए और 1 साल के बाद 6% इंटरेस्ट पे मुझे लौटा देना। और यहाँ पे साइन किसके होंगे? मेकर के। मेकर कौन है? टाटा। तो टाटा के साइन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे क्योंकि टाटा है मेकर। पेई कौन है? अडानी ग्रुप पेई है क्योंकि टाटा ग्रुप को वो 50 करोड़ रुपए दे रहा है, 50 करोड़ रुपीस दे दिए, मैटर खत्म। अब अडानी के भी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं और अडानी को भी किसी प्रोजेक्ट में एकदम से 50 करोड़ रुपए की जरूरत हो गई, लेकिन अब इसने तो 50 करोड़ रुपए टाटा को देके रखे और लिखा भी हुआ है कि 1 साल के बाद हम लौटाएंगे, और अभी तो 6 मंथ ही हुआ है, 6 मंथ बाकी है। अब क्या करें? तो टाटा ग्रुप से तो वापस पैसे नहीं ले सकते क्योंकि 6 महीने ही हुआ है, मैच्योरिटी अभी नहीं हुई है, ड्यू डेट आने को भी 6 मंथ बाकी है। तो अडानी क्या करेगा? अडानी ग्रुप पहुंचे अंबानी जी के पास, ठीक है। अंबानी जी से बोला कि यार मैंने टाटा को 50 करोड़ रुपए दिए थे, ठीक है, 1 साल के लिए दिया था, अभी 6 मंथ हुआ है, 6 मंथ बाकी है, लेकिन अचानक से मुझे 50 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो तुम मुझे 50 करोड़ रुपीस दे दो, तुम मुझे 50 करोड़ रुपीस दे दो और ये जो प्रॉमिसिंग नोट है ये तुम ले लो, ये जो प्रॉमिसिंग नोट है ये क्या करो तुम ले लो और टाटा ग्रुप तुमको पेमेंट कर देगा। तो कहता इससे मुझे फायदा क्या? तो अडानी ग्रुप कहता है अंबानी को कि तुमको 50 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, ठीक है, 6% इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और बचे हुए मैच्योरिटी मतलब 6 मंथ में मैच्योरिटी भी हो जाएगी। तो तुम एक काम करो, इस प्रॉमिसिंग नोट को रख लो, टाटा ग्रुप डायरेक्टली तुमको 50 करोड़ रुपीस दे देगा। क्लियर? तो अब इस केस में पे ये बन गया कि नहीं बन गया? तो ये जो प्रोसीजर हुई कि अडानी ग्रुप ने एंडोर्समेंट कर लिया, मतलब अंबानी को ये प्रॉमिसिंग नोट दे दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोर्समेंट कहते हैं, एंडोर्समेंट के नाम से जानते हैं। कितनी बार एंडोर्समेंट कर सकते हैं? तो अंबानी ग्रुप अजीम प्रेम जी के पास जा सकते हैं, अजीम प्रेम जी एलन मस्क के पास जा सकते हैं, तो मल्टीपल टाइम एंडोर्समेंट हो सकता है जब तक इसकी ड्यू डेट नहीं आती। जैसे इसकी ड्यू डेट आ जाती है, मतलब 1 साल कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर फिर ये एंडोर्समेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एंडोर्समेंट के बारे में अगर आप देखोगे तो सेक्शन नंबर 15 में आपको एंडोर्समेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन नंबर 15 में आपको एंडोर्समेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो पेपर है ये ही आपका कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल ट्रेडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर भी क्या है? एक प्रकार का प्रॉमिसिंग नोट है, अनसिक्योर है और शॉर्ट पीरियड के लिए लोन के लिए बेसिकली कमर्शियल पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अनसिक्योर है, शॉर्ट टर्म के लिए कॉर्पोरेट इसका इस्तेमाल करते हैं। आरबीआई ने कमर्शियल पेपर को कब इंट्रोड्यूस किया था एज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? तो आरबीआई ने इसे 1989 में कमर्शियल पेपर को इंट्रोड्यूस किया था भारत में, 1989 में, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ बगुल वर्किंग ग्रुप। क्लियर? तो कमर्शियल पेपर आपको समझ में आया, कमर्शियल पेपर एक प्रकार का प्रॉमिसिंग नोट ही है।
ये जो गाइडलाइंस आप तो देख रहे हैं, इसको आरबीआई ने रिसेंटली रिलीज किया है 3 जनवरी को रिगार्डिंग द कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर के लिए इन्होंने मैच्योरिटी डिसाइड की है कि अप टू 1 ईयर तक इनकी मैच्योरिटी होगी, और ये डायरेक्शन कब से अप्लाई हो जाएंगे, 1 अप्रैल 2024 से। तो कमर्शियल पेपर आपको पता है शॉर्ट टर्म लोन के लिए यूज किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसकी मैच्योरिटी ऑब्वियस सी बात है 1 ईयर से कम होगी, लेकिन मोर देन 7 डेज होनी चाहिए। मतलब आप कमर्शियल पेपर अगर इशू कर रहे हो तो उसकी मैच्योरिटी 7 दिन से ज्यादा और 1 साल से कम, तो मोर देन 7 डेज एंड लेस देन 1 ईयर कमर्शियल पेपर की मैच्योरिटी होती है। ये बात इस सर्कुलर में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कमर्शियल पेपर क्या है? अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के नाम से जानते हैं, जो कि सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी भी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर की होती है। तो कमर्शियल पेपर और एनसीडी में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो कोई भी जो इंडियन पर्सन है, वो सभी लोग, ऑल रेसिडेंट, भारत के सारे रहने वाले लोग कमर्शियल पेपर और एनसीडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है मतलब एनआरआई है, वो भी कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। कमर्शियल पेपर की जो मैच्योरिटी है वो लेस देन 7 डेज नहीं होना चाहिए और मोर देन 1 ईयर भी नहीं होना चाहिए, मतलब 7 दिन से ज्यादा 1 साल से कम, ठीक है। और एनसीडी की जो मैच्योरिटी है वो कैन नॉट बी लेस देन 90 डेज, मतलब 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए और 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके सेटलमेंट के बारे में। तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक पीरियड डिफाइंड नहीं है सेटलमेंट का, लेकिन T+4 वर्किंग डेज से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए सेटलमेंट के लिए, ये आरबीआई के सर्कुलर में लिखा गया है, T+4 वर्किंग डे, ठीक है, ओके। अब कितने डिनोमिनेशन का यहाँ पर सीपी और एनसीडी को रिलीज किया जा सकता है? तो 5 लाख और 5 लाख के मल्टीपल, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, इस तरीके से यहाँ पर कमर्शियल पेपर को रिलीज किया जा सकता है। ये सब आरबीआई के सर्कुलर की बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की। फीचर्स आपने देख ही लिए हैं प्रॉमिसरी नोट के, राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है, साइन किए जाने चाहिए बाय द मेकर, साइन पार्टी का नाम स्पष्ट होना चाहिए, अमाउंट क्लियर होना चाहिए, है ना, मनी जो पेड होनी है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा द नेम ऑफ पे शुड बी क्लियरली मेंशन। तो जो बातें हमने कही हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है जरा इसको पहले समझते हैं, फिर हम डेफिनेशन पे बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन अगर आप डायरेक्टली पढ़ना शुरू करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए हम 2 लोगों को अगेन कंसिडर करेंगे, एक है बायर और दूसरा है सेलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेलर को इमीडिएटली कोई सामान खरीदना है, लेकिन सेलर के पास गुड्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सेलर को सामान खरीदना है लेकिन गुड्स खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, गुड्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो वो बायर के पास जाता है और कहता है यार अभी मेरे जो पेमेंट हुई नहीं है, अभी मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है तुम्हें पे करने के लिए, तुम एक काम करो पहले मुझे गुड्स दे दो, मैं 2 महीने या 3 महीने के अंदर तुम्हारा जो मनी है वो रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो बायर कहता है ठीक है मैं तुम्हें गुड्स दे देता हूँ, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का गुड्स इनको चाहिए है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए के गुड्स दे देता हूँ, लेकिन आप बदले में BOE को साइन कर दो, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन कर दो। तो सेलर बोलता है ठीक है हम साइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट होता है जिसमें लिख दिया जाता है कि मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपए, और यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट वगैरह देना होगा तो इंटरेस्ट हो गया, प्रॉपर एड्रेस हो गया, डेट हो गई, कितनी अमाउंट आपने दिया है अमाउंट हो गया, और कब तक आप दोगे मतलब टाइम, 2 मंथ में या 3 मंथ में, जो भी आपका समय है वो आपने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से ये BOE मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को बनवाया गया। बिल ऑफ एक्सचेंज किसने तैयार करवाया है? बायर ने। और साइन किसने किए हैं यहाँ पर? मतलब बायर ने इसको क्रिएट किया है। बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रिएट किसने किया है? बायर ने, क्योंकि बायर जब इसको क्रिएट करेगा तभी वो सेलर को गुड्स देगा, ठीक है। तो बायर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बायर यहाँ पर मेकर हो जाएगा, बायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेकर हो जाएगा। और इस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होगा कि मैं सेलर को ऑर्डर देता हूँ कि इतना पैसा इतने समय में मुझे रिटर्न चाहिए। तो देखिए प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस वर्ड यूज किया जाता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया जाता है कि हम तुम्हें ऑर्डर देते हैं, इतना पैसा इतने समय पे मुझे वापस चाहिए, सिंपल, ठीक है। जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल हम इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन हमको सेक्शन 5 से देखने को मिल जाएगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के। तो यहाँ पे बायर ने क्या किया? बायर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू किया,
ठीक है, इसलिए हमने बायर को क्या बोल दिया, हमने बायर को यहाँ पे नाम दिया है क्या, मेकर। यहाँ तक क्लियर हो गई थी चीजें? ओके, चलिए अब क्या होगा, बायर यहाँ पे मेकर बन चुका है और इसके साइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से सेलर को 1,00,000 रुपए का जो गुड्स है वो सप्लाई कर देगा बायर, और फिर सेलर के पास जब पेमेंट आएगी तो वो बायर को अपना पैसा रिटर्न कर देगा। तो आइए हम डेफिनेशन देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज वो राइटिंग फॉर्म में है, जस्ट लाइक अ प्रॉमिसरी नोट। रिटर्न होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, सिमिलर टू प्रॉमिसरी नोट, कंटेनिंग ना अनकंडीशनल ऑर्डर, साइन बाय द मेकर। तो यहाँ पे बायर के या मेकर के आपको साइन इस बिल ऑफ एक्सचेंज में देखने को मिलेंगे। देखो एक और डिफरेंस आपको समझ में मिला कि राम और श्याम वाली जो हमने कहानी समझाई थी, तो श्याम ने जनरेट किया था प्रॉमिसरी नोट और यहाँ पे श्याम के साइन थे, लेकिन यहाँ पर देखो बायर ने क्रिएट किया है बिल ऑफ एक्सचेंज और बायर के साइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हमेशा मेकर के सिग्नेचर होते हैं, हमेशा मेकर के सिग्नेचर होते हैं। तो एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन एडिशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। तो बायर यहाँ पे सेलर को बोल रहा है कि आपको इस सर्टेन सम ऑफ मनी को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में रिटर्न करना है। यहाँ पे सम ऑफ मनी जो है आपका टोटल अमाउंट बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। मनी ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे जो आपका ये बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट किया है, तो सेलर क्या करेगा, या तो बायर को 1,00,000 रुपए 2 महीने के अंदर लौटा देगा। मान लेते हैं कि इस बायर ने किसी तीसरे बायर के साथ या सेकंड बायर के साथ डील करके रखी है और उसकी उधारी भी इनके पास है 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पे अगर बायर ने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर देता हूं तो इसको ये पेमेंट कर दो, मतलब अगेन इंडोर्समेंट किया जा सकता है मल्टीपल टाइम्स, इंडोर्समेंट यहाँ भी किया जा सकता है। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये कहलाता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। डन। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आप देख सकते हैं डेट मेंशन होती है, प्लेस मेंशन होता है, समय मेंशन होता है, सम अमाउंट मेंशन होता है, एक्सेप्ट किसने किया है, और यहाँ पर साइन किए जाते हैं बाय द मेकर। क्लियर? तो इस तरीके से जनरेट होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको 3 पार्टीज मिलेंगी, वहां पर 2 ही पार्टी थी, ड्रॉअर था और पेई था। यहाँ पे आपको 3 पार्टीज देखने को मिलेंगी, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। 3 पार्टीज आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पे ड्रॉअर कौन होता है, द ड्रॉअर इज द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जिसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, मतलब जो बायर था वो आपका ड्रॉअर है। ड्रॉअर और मेकर कई बार सेम होते हैं, सॉरी ड्रॉअर और मेकर हमेशा सेम होते हैं, आई एम सॉरी। तो ड्रॉअर ने बिल पे साइन कर दिए और ड्रॉअर को ही हम क्रेडिटर भी कहेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसने डिजाइन करवाया, ड्रॉअर ने करवाया, उसको हमने मेकर भी कहा और मेकर के सिग्नेचर मिले। ड्रॉई कौन होता है, ड्रॉई इज द पर्सन अपॉन whom the bill of exchange is drawn. Drawee is the debtor who has to pay the money to the drawer. It also known the acceptor. जिसने मनी को एक्सेप्ट किया, मतलब जो बायर था उसने मनी किसको दी, सेलर को। तो सेलर क्या हो गया यहाँ पे, एक्सेप्टर हो गया, क्योंकि वो ड्रॉई है, वो मनी को एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर? मनी को एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट है पेई। द पेई इज द पर्सन टू whom payment has to be made. And the payee may be drawer himself or the third party. तो पेई कौन हो सकता है, या तो खुद वो पर्सन हो सकता है, खुद बायर पेई हो सकता है, या फिर जैसे कि बायर ने क्या किया, इंडोर्समेंट करा दिया, क्योंकि उसने तीसरी पार्टी से, थर्ड पार्टी से कोई लोन वगैरह लिया था और बोल दिया सेलर को कि तुम उस पार्टी को पेमेंट कर दो। तो अब पेई कौन हो गया, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी भी पेई हो सकता है और ड्रॉअर हिमसेल्फ भी पेई हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, 3 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? इंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या कहलाता है, जैसे कि मैंने समझाया, एंडोर्समेंट मीन द ट्रांसफर ऑफ बिल आर द प्रॉमिसरी नोट टू अनदर पर्सन। जिस तरीके से प्रॉमिसरी नोट को अडानी ने अंबानी को ट्रांसफर कर दिया था, बिल ऑफ एक्सचेंज में बायर ने थर्ड पार्टी को दे दिया था, तो ट्रांसफर आपने कर दिया। इट इज ट्रांसफर ऑन एन अकाउंट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द डेट एंड ड्यूज। ठीक है। नेक्स्ट होता है डिसऑनर ऑफ बिल। अब ये क्या पिक्चर है, देखिएगा, सिंपल सी कहानी है। ये है हमारे बायर साहब। बायर साहब ने बिल ऑफ एक्सचेंज को जनरेट कराया था, और सेलर को पैसा रिटर्न करना था 2 मंथ्स के अंदर। ठीक है। और बायर ने कहा कि तुम मुझे पैसा मत दो, तुम पैसा थर्ड पार्टी को दे दो, क्योंकि उनसे भी मैंने 1,00,000 रुपए उधार लेके रखे हैं।
ठीक है, अब थर्ड पार्टी अब पे ही हो चुकी है ये यहाँ पे, क्योंकि इसको पेमेंट मिलना है। तो थर्ड पार्टी 2 महीने बाद सेलर के पास जाती है और बोलती है यार ये बिल ऑफ एक्सचेंज है मेरे पास और यहाँ पर 1 लाख रुपए की पेमेंट होनी थी, तुमने दी नहीं, 2 महीने हो गए। तो सेलर कहता है यार भाई ऐसा है कि लड़की की शादी थी, घर में फंक्शन था, पैसे खर्च हो गए, अभी नहीं अगले महीने ले लेना। तो अगर ऐसा होता है तो मतलब आप डिसऑनर कर रहे हो बिल की, तो ये जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी केस कर सकता है, किस पे? बायर पे भी केस कर सकता है और सेलर पे भी केस कर सकता है। क्लियर? इसे डिसऑनर ऑफ बिल के नाम से जाना जाता है। डन? ओके। तो फीचर क्या होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के? तो पहली चीज तो राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट कंटेन अ कंफर्म ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट एंड नॉट जस्ट अ रिक्वेस्ट। यहाँ पे ऑर्डर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डर यहाँ पे कंडीशनल नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। जो एक्सचेंज अमाउंट है वो शुड बी डेफिनेट और प्रॉपर सम ऑफ मनी वहां पर डिफाइन होना चाहिए, फिक्स टाइम इंटरवल डिफाइन होना चाहिए। ड्रॉअर और ड्रॉई जो हैं दोनों पर्सन के सिग्नेचर और प्रॉपर एड्रेस प्लेस वहां पर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ओके। इसके अलावा द अमाउंट इज पेड टू बी द बेनिफिशियरी ऑफ द बिल, स्पेसिफिक पर्सन आर अगेंस्ट अ डेफिनेट ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर हमने ये सारे इंस्ट्रूमेंट को देख लिया। करेंसी नोट हम जो इस्तेमाल करते हैं, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, तो ये जो नोट होते हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते एज पर द सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन करेंसी एक्ट। तो इंडियन करेंसी एक्ट के अकॉर्डिंगली करेंसी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर ये मिलेंगे। सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट के साथ डील करता है, सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ, सेक्शन नंबर 6 चेक के साथ और सेक्शन नंबर 15 एंडोर्समेंट के साथ। अब सेक्शन नंबर 9 है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। तो होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? तो वही एग्जाम्पल है, ये हमारे बायर साहब है, ये हमारे सेलर साहब है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास बिल ऑफ एक्सचेंज था, ओके कोई दिक्कत नहीं है। सेलर को पैसे देने थे बायर को, बायर ने बोला नहीं भाई मेरे को मत दो, थर्ड पार्टी को दे दो। तो ये जो थर्ड पार्टी है यही आपकी होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाती है, ठीक है। यही आपकी होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाती है। सेक्शन नंबर 9 में इसके बारे में मेंशन है। डन? चलिए, इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज का एक और एग्जांपल होता है चेक्स, ठीक है। चेक्स आपको कई प्रकार के मिलेंगे, जैसे कि ऐसे चेक्स जिसमें अगर आप बैंक के पास चेक ले जाते हो और बैंक आपको उसे इन कैश करके दे देता है, तो ऐसे चेक्स को हम ओपन चेक के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ओपन चेक, अ चेक इज अ बेसिकली एन अनक्रॉस्ड चेक। दिस चेक कैन बी इनकैश्ड एट एनी बैंक एंड द पेमेंट कैन बी मेड टू द पर्सन बियरिंग द चेक। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस चेक को लेके जाता है अकाउंट में बैंक के पास, तो बैंक उसको इनकैश करके दे देती है, ठीक है। डन इतनी चीजें? ओके। नेक्स्ट आते हैं, दूसरे होते हैं क्रॉस चेक। आप लोगों ने देखा होगा चेक में इस तरीके की 2 लाइन बना दी जाती हैं, इसे क्रॉस चेक कहते हैं। इन चेक को लेके जब आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको कैश नहीं देगा, सीधे जो पैसा है वो अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, मतलब इन कैश नहीं होते, डायरेक्टली मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। अ कॉमन इंस्ट्रक्शन इज फॉर द चेक इज टू बी डिपॉजिट डायरेक्टली टू एन अकाउंट विद अ बैंक एंड नॉट टू बी इमीडिएटली कैश्ड बाय द होल्डर ओवर द बैंक काउंटर। ये होते हैं आपके क्रॉस चेक। क्लियर? नेक्स्ट होते हैं स्टेल चेक। अब यहाँ पे देखिए जो चेक होते हैं उनकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, मतलब 3 महीने बाद जो चेक है वो एक्सपायर हो जाते हैं। और ऐसे चेक को लेकर अगर आप बैंक अकाउंट में मतलब बैंक के पास जाओगे तो बैंक इसको कैंसिल कर देगा, पेमेंट नहीं करेगा। तो ऐसे कौन से चेक होते हैं जिनका पेमेंट बैंक नहीं करता? तो आंसर हो जाएगा स्टेल चेक होते हैं जिनका पेमेंट बैंक नहीं करता, क्योंकि ये एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आप लोगों के यहाँ पर म्यूटिलेटेड चेक। अब खाते खाते सब्जी गिर गई कुछ सोच रहे थे, किसी की याद में शायरियां लिख दी, चेक मुड़ गया, फट गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे चेक्स जो होते हैं वो म्यूटिलेटेड चेक होते हैं। ऐसे चेक को भी पेमेंट नहीं करती एसबीआई या कोई भी बैंक, ऐसे चेक्स को भी पेमेंट नहीं करती। लेकिन ऐसे चेक में यहाँ पे ड्रॉअर की कंफर्मेशन से पेमेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई कंडीशन ही नहीं है, चाहे ड्रॉअर की परमिशन हो या ना हो, इनकी पेमेंट नहीं होगी, जबकि इनकी पेमेंट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट डेटेड चेक। मान लेते हैं कोई चेक है और जिसके अंदर हमने डेट 2 दिन बाद की लिखी है, मतलब जो फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इनको हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं।
पोस्ट डेटेड चेक इज अ रेगुलर चेक वेयर द राइटर स्पेसिफाई अ फ्यूचर डेट ऑन द चेक। देखो यहाँ पे लिखिए 15 मार्च 2024, अभी नहीं आई है क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी 2024 है। 15 मार्च 2024 की डेट लिखी है, मतलब फ्यूचर की डेट है, तो इसको हम पोस्ट डेटेड चेक कहेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर जो डेट है वो 2023 मतलब 2023 की डेट डाल दूं, ठीक है, तो ऐसे चेक को हम एंटी डेटेड चेक कहेंगे, जिसमें पास्ट की डेट हो। ठीक है, जिन चेक में पास्ट की डेट होती है उनको हम एंटी डेटेड चेक कहते हैं, और ये सारे के सारे बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट हैं। क्लियर है इतनी चीजें? तो आई होप आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ में आए होंगे, कौन कौन से होते हैं, कौन से सेक्शन में क्या बातें लिखी गई है। एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन को लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप आंसर कर लेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।